मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। राष्ट्रपति पुतिन आए और लौट गए। शानदार यात्रा रही। बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि दुनिया ने देखा मोदी और पुतिन की जो मित्रता है वो कैसे चल रही है। देश के तौर पर भी हम मित्र हैं। हम तब भी मित्र थे जब यूएसएसआर था, हालांकि तब की स्थितियां अलग थीं। तब कम्युनिस्ट प्रभाव की मित्रता थी। आज जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस की मित्रता है। आज वामपंथी विचार या जिसको कहते हैं ना कि समाजवादी विचार की वजह से मित्रता नहीं। इसलिए इस फर्क को, इस अंतर को हमेशा समझना चाहिए। 4 साल बाद ये बैठक हुई है। ये जो बैठक हुई ये द्विपक्षीय शिखर वार्ता 4 वर्ष बाद हुई। दोनों देशों के बीच में दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी की चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री उनको लेने गए और उस पर हम बात कर चुके हैं कि किस तरह से उन्होंने सफ़ेद रंग की टोयोटा फॉर्च्यूनर चुना जो कर्नाटक में बनी हुई है। हालांकि कोई अपनी इंडियन गाड़ी उस तरह की नहीं हो पाई। उनको भी सोचना चाहिए। महिंद्रा को, टाटा को उन्होंने गाड़ियाँ बहुत बनाई हैं, लेकिन भारत में ऐसी गाड़ी बनाए जो उसको रिप्लेस कर सके। हालांकि अब बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियाँ आ गई हैं, तो रेंज रोवर भी खरीद ली है, लेकिन चूँकि रेंज रोवर भी बनती अभी वहाँ है तो यहाँ उसका प्लांट उस तरह से नहीं है। अब पुतिन आए तो जो उनका कार्यक्रम था वो सब हुआ, लेकिन उस सब की बात हम नहीं करेंगे। अभी बात करेंगे क्या क्या हुआ, उससे मिल क्या सकता है, ये जानना बहुत जरूरी है। अब भारत की तरफ से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस जनरल अनिल चौहान, उपराज्यपाल वीके सक्सेना और बहुत से लोग थे इस प्रतिनिधिमंडल में। रक्षा के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, परमाणु सहयोग के क्षेत्र में ये तो तय था, लेकिन उसके इतर बहुत कुछ हुआ है और वो मुझे लगता है देश को जानना चाहिए। रूसी राष्ट्रपति अपना सबसे बड़ा प्रतिनिधिमंडल, कोई मंत्री बचा नहीं था भैया, कोई मंत्री बचा नहीं था। रक्षा मंत्री आंद्रे बेलुओसॉव, क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव, सारे मिनिस्टर सबको लेके चले आए थे। शानदार सम्मान के साथ उनको रखा गया। समझौते क्या क्या हुए जरा इसकी बात हम लोगों को कर लेनी चाहिए और ये बहुत आवश्यक है। अब इसमें मैं एक बात आपको बताऊंगा जो मैं लगातार सुझाव के तौर पर कह रहा हूं। मुझे लगता है कि सरकार उस दिशा में सोच रही। जैसे मैं बार बार ये कह रहा हूं कि आप ये इस पे बहुत मत अड़िए कि आप एक्सपोर्ट करेंगे, कि मेक इन इंडिया करेंगे और वहां भेजेंगे। आपको वहां घुसने की जरूरत है। $1.09 ट्रिलियन का कंज्यूमर मार्केट है। $1.09 ट्रिलियन का कंज्यूमर मार्केट है रशिया। वहां पैसेंजर कार में, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में, स्मार्टफोन्स में, सामान्य जरूरत की चीज में, हर चीज में 50 से लेकर 80% की हिस्सेदारी चाइना की। चाइनीज कंपनियां दे दनादन माल एकदम भरे हुए। अभी अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे नहीं, डील वगैरह हो रही है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन जो ट्रेड डील होती है वो बहुत अच्छे से नहीं हो रही। तो आपको इसी दौरान रशियन मार्केट में घुस जाना है। सरकार भी मेरी जो जानकारी है को कोशिश वो करेगी और मेरा ये सुझाव भी है, बार बार मैं कह रहा हूं, अर्थशास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते आप ये जो भेज कर एक्सपोर्ट करेंगे उसको छोड़ दीजिए। ट्रेड इम्बैलेंस जो है वो आपका ऑयल और डिफेंस की वजह से। आप अगर वहां के कंज्यूमर मार्केट में घुस जाएं तो आपकी कंपनियां अगर होंगी तो बहुत अच्छा होगा। अब कोई कह सकता है कि वहां जाकर बनाएंगी, वहां बेचेंगी, तो ठीक बात है, वो उतना लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हमारी कंपनियां बड़ी होंगी तो फिर एक्सपोर्ट भी हो सकेगा और वहां के बाजार में जब होंगे तो जो हमारा ट्रस्ट होगा, और रशिया भी ये चाहेगा, क्योंकि चाइना की जो मोनोपोली है वो रशिया के लिए बहुत अच्छी थोड़ी ना है। कोई रशिया और चाइना बहुत अच्छे मित्र रहे हो ऐसा थोड़ी ना है। लेकिन अब ठीक है, अब आज के समय में चूंकि कहीं उसको जगह ही नहीं मिल रही है, तो वो जो कहते हैं कि अपने यूनिक हेयर कट वाला किम जोंग उन और जो मुस्कुराते दिखते नहीं है वो शी जिनपिंग। पुतिन के अलावा ऑप्शन भी क्या है, विकल्प क्या है? भारत उनके लिए बहुत अच्छा गेटवे है, गेटवे टू द वर्ल्ड। और भारत शानदार लोकतंत्र है, बहुत संभावनाएं हैं, बहुत कुछ है। उनकी कंपनियों को भी आने दीजिए और 100% रुपए और रूसी करेंसी के बीच में ट्रेड कराइए। अब क्या क्या समझौते हुए? एक तो पहला कोऑपरेशन और माइग्रेशन। जो भारतीय कामगार हैं, स्किल मैन पावर है, स्टूडेंट हैं, ये सब वहां जाएंगे। पहले क्या था कि कम्युनिस्ट आइडिया का क्या था कि भैया वहां फेलोशिप कर लो, बच्चे कम्युनिस्टों के पढ़ लें, कांग्रेस नेताओं के बच्चे पढ़ लें, रशिया से पढ़ के आए, बस यह था। उससे आगे जाना पड़ेगा।
वहाँ हमें उस तरफ पहुँचना पड़ेगा, और हमारे लिए बड़ा वहाँ बाहें फैला के है सब कुछ, यानी मैन पावर मोबिलिटी दोनों देशों के बीच में बढ़ेगी, अलग अलग 2 समझौते हुए ये। दूसरा हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन का, हेल्थ केयर मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल रिसर्च है, डॉक्टर एक्सचेंज है, स्टूडेंट लेवल ट्रेनिंग है। अब इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, एक समय में हम रशिया के डॉक्टरों को वो प्रिफर करते थे, लेकिन फिर हमने देखा क्वालिटी का मसला हो तो उसको हटाया, तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। एक बड़ा अच्छा समझौता हुआ जो बहुत सुंदर है, फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड, यानी जो FSSAI है, तो कृषि उत्पादों के आयात निर्यात को सुरक्षित और सुव्यवस्थित है। अब इसको मैं थोड़ा सा देखता हूं, भारत के जो किसान हैं और जो किसानों के उत्पाद से जुड़ी कंपनियां, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, उनके लिए अथाह संभावना है। यहां भी आप चाइनीज मार्केट में, वरना अमेरिका आ जाएगा तो चाइना और अमेरिका बड़े प्लेयर हैं, वो सब खा जाएंगे। अगर यूक्रेन युद्ध रुक गया तो फिर तो अमेरिकी कंपनियां फिर आएंगी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने जो आज तक को और इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में कहा है, अंजना ओम कश्यप और गीता मोहन के साथ, कि भाई अमेरिकी कंपनियां हमसे कह रही हैं कि हमको भूल मत जाइएगा, हम आएंगे, हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। तो कंपनियां होती हैं, वो तो बहरीन में, ओमान में, इराक में, ईरान में, सीरिया में, हर जगह काम कर रही होती हैं। जहां एकदम अफ्रीका में रोज वसूली हो रही, वहां भी कंपनियां काम कर रही होती हैं। तो कंपनियां तो ट्रेड खोज लेती हैं, और ट्रेड मतलब जोखिम। तो अमेरिकी कंपनियां इंतजार में हैं, उससे पहले भारतीय कंपनियों को वहां घुसना पड़ेगा। और अगर हम कंज्यूमर प्रोडक्ट में घुस पाएं, एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग में घुस पाएं, तो यकीन मानिए हमारे यहाँ जो बहुत सी समस्याएं हैं उसका समाधान। अब 3 समझौते मैंने आपको बताया। चौथा, पोलर शिप और मैरीटाइम कोऑपरेशन, यानी जो भारतीय जो कहें कि सीफेरर्स हैं उनको पोलर वाटर ट्रेनिंग दिया जाएगा। आर्कटिक रूट, नॉर्दर्न सी रूट में सहयोग, ये बड़ा अच्छा है। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं, हम शिप ब्रेकिंग में बादशाह। एक समय में अलंग पोर्ट सबसे बड़ा पोर्ट एशिया का हुआ करता था शिप ब्रेकिंग के लिए। मैं वहाँ गया हूँ 2007 के गुजरात विधानसभा के चुनाव। अच्छा, यात्राएं बड़ा आपको सिखाती हैं, बहुत कुछ बेहतर करती हैं। अब ये एक दूसरे को सहयोग करेंगे, और ये इस लिहाज से भी बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत को इधर भी अपनी शक्ति बढ़ानी है, विशेषज्ञता बढ़ानी है, और रशिया को भी कॉपरेशन चाहिए। फिर आ गया फर्टिलाइजर, तो भारत को हमेशा नियमित तौर पर, स्थिर तौर पर फर्टिलाइजर सप्लाई मिले, इसके लिए। फिर आर्थिक सहयोग का क्या है, 2030 का इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम दोनों देशों ने एक्सेप्ट कर लिया। व्यापार को विविधीकरण यानी डाइवर्सिफाई करना है, संतुलित व्यापार हो, निवेश के नए रास्ते हों, सस्टेनेबल इकोनॉमिक मॉडल। अब मोदी पुतिन की ये मीटिंग बहुत कुछ करके आ रही है, और रूबल और रुपए के बीच में जो व्यापार है उसको गति दी जाएगी। अब ये कनेक्टिविटी और रणनीतिक कॉरिडोर, 3 बड़े प्रोजेक्ट पर जोर दिया गया। अब तीनों बड़े प्रोजेक्ट कौन है, बड़े महत्वपूर्ण हैं ये। INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, नॉर्दर्न सी रूट, चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर। ये तीनों हो गए ना, 30 to 40% हमारी दूरी कम हो जाएगी भारत और रूस की। सप्लाई चेन पर निर्भरता कम होगी। दूसरी, हम एक दूसरे के साथ ये काम कर सकते हैं। और मैंने जो कहा था शिप बिल्डिंग ना, रूस भारत की शिप बिल्डिंग क्षमता बढ़ाने में मदद करेगा। अब समुद्री उद्योग में रोजगार, स्किल डेवलपमेंट, रीजनल कनेक्टिविटी, ये सब, और मेक इन इंडिया प्रोग्राम को भी इससे लाभ मिलेगा। एक और बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको जरूर सुनना चाहिए, न्यूक्लियर एनर्जी और क्रिटिकल मिनरल्स। क्रिटिकल मिनरल्स पे चाइना ने अमेरिका तक को झुका दिया। समझिए आप इसको, क्रिटिकल मिनरल्स पे चाइना ने अमेरिका तक को झुका दिया। अब दोनों देशों के बीच में बहुत पहले से ये समझौता है। आप जानते हैं हमारे परमाणु परीक्षण में रशिया की बड़ी भूमिका है, और मैं फिर कहूँगा कि इंदिरा जी की सरकार की भूमिका को उसमें महत्व मिलना चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए, उनकी प्रशंसा होनी चाहिए। अब वो आपातकाल उन्होंने लगाया, उसके बाद वो खलनायिका बन गई। वरना ठीक है भाई, अपनी पार्टी में कौन क्या कर रहा है इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, देश के लिए तो ठीक है। बहुत सी दूसरी चीज़ें हैं जिस पर आलोचना हो सकती है, लेकिन परमाणु वाले मामले में इंदिरा गांधी की सरकार ने कमाल का काम किया। नेहरू जी उस तरह के नहीं थे, वो तो शांति का कबूतर उड़ाते रहते थे, और शांति का कबूतर कितना असरदार होता है ये इंदिरा जी को पता था, इसलिए उन्होंने परमाणु परीक्षण किया, और उसको आगे अटल जी ने शानदार तरीके से बढ़ाया। नरसिम्हा राव ने उस कार्यक्रम को रोका नहीं। अब जो भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है कुंडनकुलम,
उसमें रशिया का सहयोग जारी रहेगा। क्रिटिकल मिनरल्स पर समझौता हुआ है, लिथियम, कोबाल्ट और जिसको हम दुर्लभ धातु कहते हैं, रेयर अर्थ मिनरल, तो वो भी रशिया हमको देगा। नई तकनीक देगा, सुरक्षित सप्लाई चेन होगी और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग को भी इससे बड़ा समर्थन मिलेगा। अब जाहिर है जब हम ये सब बात कर रहे हैं तो बिना डिप्लोमेसी के तो हो नहीं सकता। रूस में भारत 2 नए कॉन्सुलेट खोलने जा रहा है, जाहिर एक्सचेंज बढ़ेगा। और काल्मिकिया में बौद्ध अवशेषों का दर्शन भारत रूस सांस्कृतिक और सभ्यतागत रिश्तों का प्रतीक है, तो इसको भी आगे बढ़ाएगा। अब एक और चीज, एजुकेशन, स्किल, यूथ कोऑपरेशन, जो वोकेशनल एजुकेशन और स्किलिंग है उस पर काम होगा। छात्रों, खिलाड़ियों, जो स्कॉलर्स हैं उन सबको भेजा जाएगा। युवाओं के लिए रूस में रोजगार और ट्रेनिंग के नए अवसर खुलेंगे और ये बड़ा ज़रूरी है। जैसे अमेरिका दुनिया भर की शेवनिंग, फुलब्राइट और लंदन और अमेरिका करते रहते हैं, इनको भी करना चाहिए। आतंकवाद पर बड़ा स्पष्ट है। मोदी ने पहलगाम आतंकवादी हमला और रूस के क्रॉकस सिटी हॉल हमले का उल्लेख किया और कहा कि दुनिया के सभी आतंकी हमलों की जड़ एक ही है। ये आप समझिए इसको। तो भारत और रूस संयुक्त राष्ट्र में, G20 में, ब्रिक्स में, SCO में आतंकवाद के खिलाफ एक दूसरे के साथ करीबी सहयोग जारी रखे। यूक्रेन पर मोदी ने साफ कहा कि हम न्यूट्रल नहीं है, भारत का पक्ष शांति का है, भारत हर शांति प्रयास के साथ खड़ा है। मैंने बताया एक भगवत गीता दी, तो बड़ा स्पष्ट है। और मोदी ने पुतिन की तारीफ की, पुतिन ने मोदी की तारीफ की। आप कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे, लेकिन ये तो इस वक्त की जरूरत भी। और मोदी ने कहा कि 2001 की पुतिन की भारत यात्रा ने हमारी रणनीतिक साझेदारी की नींव रखी थी, तब वो चीफ मिनिस्टर थे। मोदी ने पुतिन को दूरदर्शी नेता बनाया और बताया और कहा कि दोनों नेताओं का व्यक्तिगत संबंध ये भारत रूस रिश्तों को स्थिरता दे रहा है। अब साफ साफ कहें तो पुतिन ने भी बड़ी स्पष्टता से कहा दोनों देशों का व्यापार मजबूत हो रहा है। जब अंजना ओम कश्यप और गीता मोहन ने पूछा तो उन्होंने साफ कहा कि हमारे ट्रेड में कोई कमी नहीं आई। तो जो हल्ला हो रहा था कि एकदम तेल खत्म हो गया, ये हो गया, वो गया, ऐसा कुछ नहीं है। पुतिन ने कहा दोनों देशों का व्यापार मजबूत हो रहा है, रुपया रूबल ट्रेड जारी रहेगा, मेक इन इंडिया में हम सक्रिय सहयोग देंगे, हिंद महासागर रूट पर नई योजनाओं पर चर्चा करेंगे, रूस भारत को बिना रुकावट तेल आपूर्ति के लिए तैयार है, परमाणु ऊर्जा सहयोग वो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है पुतिन की नज़र में। अब इससे शानदार भला क्या हो सकता है। अब देखिए जब ये सब होता है तो कैसे, रशिया टुडे ने भारत में अपना चैनल शुरू कर दिया है, वो रूस की पॉलिसी वो सब शुरू करेंगे, तो ये सब है। पुतिन ने कहा कि रशिया टुडे भारत में निष्पक्ष तथ्य आधारित जानकारी देगा। ये होता है जब एक दूसरे का, और अच्छा है भाई। BBC दुनिया भर में इस तरह से काम करता रहा, तो रशिया टुडे आई, अच्छा ही, और रशिया टुडे हिंदी में भी काम करेगा। अब भारत और रूस ब्रिक्स के साथ मिलकर एक न्यायपूर्ण बहुध्रुवीय विश्व, यानी जस्टिस हो, मल्टीपोलर हो, पश्चिमी जो प्रभाव है एक तरफा, उसको हटाना पड़ेगा। रक्षा और सैनिक क्षेत्र में सहयोग और बढ़ाएंगे और मजबूत करेंगे। अब जाहिर है ये सब बहुत साफ साफ दिख रहा है। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि जो भी अमेरिका कहे, जो भी पश्चिम कहे, लेकिन भारत और रूस के रिश्ते इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। और मैं फिर कहूँगा भारतीय कंपनियों को रूस में बड़ा होने का अवसर दीजिए, पॉलिसी आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।